टॉपिक कौन सा चल रहा था? टॉपिक कौन सा चल रहा था? ओटीपी। ओके। ओटीपी चल रहा था ना, कंप्लीट नहीं हुआ था। चलिए। ध्यान दीजिएगा। फाइव मोस्टली कंप्लीट। अच्छा हो गया, चलिए देखिए। देखिएगा ओटीपी हमारा जो वर्क करता है, ठीक है, जो भी ओटीपी आपका वर्क करता है, ये सब कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके। जो ओटीपी वर्क करता है वो एक रैंडम एल्गोरिदम पे वर्क करता है। ठीक है, मतलब हर बार क्या होता है, नया पासवर्ड जनरेट होता है और रैंडमली कोई भी पासवर्ड जनरेट हो सकता है, कोई फिक्स नहीं होता। मतलब किसी को नहीं पता होगा कि कौन सा पासवर्ड जनरेट हो सकता है। तो एक चीज जैसे हमारे पास क्या होता है, प्रोग्रामिंग वगैरह में एक रैंडम मेथड्स होते हैं या रैंडम टाइप के एल्गोरिथम्स होती हैं, जिनका यूज करके हम इन सारी चीजों को करते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग एक नंबर सेट कर देते हैं कि ये लेंथ होगी या ये डिजिट आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे ये कहा कि अभी जैसे मुझे पता है कि 6 डिजिट का मुझे जनरेट करवाना है, और मुझे जनरेट करवाना है वो 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकती है। ठीक, और उसका साइज क्या होगी, 6 डिजिट की। लेकिन क्या आएगा ये किसी को पता नहीं होता। तो हम रैंडमली क्या करते हैं, एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं जो उनके बीच में से कोई भी वैल्यू लेके आ जाए। ठीक। तो दरअसल ये जो आपके पास होता है, कौन, ओटीपी। तो ओटीपी वर्क करता है कहाँ पे, रैंडम एल्गोरिथम पे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट जरूर लिख लेना। ओटीपी, ओटीपी वर्क ऑन, ओटीपी वर्क्स ऑन या वर्क थ्रू, जो भी है, थ्रू रैंडम एल्गोरिथम, रैंडम एल्गोरिथम दैट जनरेट दैट generate a new that generate a new and random password, new and random password, तो किसी को नहीं पता होगा। random password each time they are used, each time they are used, each time they are। ठीक। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, इसका जो भी पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, किसका, क्या हुआ, फर्स्ट पेज यही है, हाँ हाँ यही फर्स्ट पेज, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक। देखिए, जैसे यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई, ऐसे समझ लेना कि पूरा का पूरा प्रोसेस कैसे होता है कि मान लेते हैं आप एक यूजर हो। ठीक है, आप एक यूजर हो, आप किसी सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हो या किसी ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करना चाहते हो। ठीक है, या किसी डिवाइस से कोई ट्रांजैक्शन आप करना चाहते हो। तो एक होता है ऑथेंटिकेशन मैनेजर होता है, जो कहाँ होता है, सर्वर पे होता है। ठीक है, वो एक नंबर जनरेट करता है, एक नंबर जनरेट करता है इस एल्गोरिथम का यूज करके, क्योंकि वन टाइम पासवर्ड जो एल्गोरिथम है, जो रैंडम एल्गोरिथम, इसका यूज करके एक नंबर जनरेट करता है सर्वर से। ठीक। अब वो सेम न्यूमेरिक नंबर को वो आपके किसी सर्टिफाइड डिवाइस भेज देता है, चाहे ईमेल आईडी हो चाहे आपका फोन। भेजने के बाद, ठीक, और फिर जाकर क्या होता है, वो उससे मैच कराता है कि आपने जो डाला हुआ है अभी नंबर, वो नंबर वही है जो उसने जनरेट किया था। अगर दोनों मैच कर जाते हैं, इसका मतलब है कि वो पर्सन सही है। पर्सन सही होने का मतलब, क्योंकि वो उसी के मोबाइल नंबर भेजेगा, वैलिड पर्सन के मोबाइल नंबर पे ही वो भेजा जाएगा। तो अगर दोनों मैच कर जाते हैं तो आगे का आपका वर्क शुरू हो जाता है, चाहे किसी चीज को एक्सेस करना हो, चाहे कोई ट्रांजेक्शन करना हो। तो आप यहाँ बोल सकते हो, जब कोई अथेंटिकेटेड यूजर ना, व्हेन एन अथेंटिकेटेड मतलब जो पहले से वैलिड पर्सन हो ना, अथेंटिकेटेड यूजर, इसका अथेंटिकेशन हो चुका हो, तो व्हेन एन अथेंटिकेटेड यूजर attempts to attempts
अटेम्प्ट सॉरी हाँ टू एक्सेस, अटेम्प्ट टू एक्सेस, चाहे कोई सिस्टम हो, एक्सेस अ सिस्टम आर आर परफॉर्म अ ट्रांजेक्शन, अ ट्रांजेक्शन ऑन अ डिवाइस, ऑन अ डिवाइस, ठीक है। अब ध्यान देना, जो मैं बोला है वो व्हेन एन ऑथेंटिकेटेड यूजर अटेम्प्ट टू एक्सेस अ सिस्टम, इस सिस्टम को एक्सेस करना चाहे या फिर टू परफॉर्म अ ट्रांजैक्शन ऑन अ डिवाइस, किसी डिवाइस से कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना चाहता है, तो क्या होता है कि एक ऑथेंटिकेशन जो मैनेजर होता है उस सर्वर पर, वो एक नंबर जनरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एन एन ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन मैनेजर, ऑथेंटिकेशन मैनेजर ऑन द सर्वर, जो सर्वर पे होगा, ऑन द सर्वर जनरेट जनरेट a number using one time password algorithm, one time password algorithm, ठीक। इस एल्गोरिथम को यूज करके वो क्या करेगा, एक नंबर जनरेट करेगा, पासवर्ड एल्गोरिथम, ठीक है। अब इसके बाद वही सेम नंबर, ठीक है, अब इसका मतलब है जो सिक्योरिटी सिस्टम होगा, जो स्मार्ट कार्ड का आप यूज कर रहे हो, ठीक, तो अब जैसे कोई सर्विस हो, कोई भी चीज सिस्टम हो, तो उसी से मैच होगा, ठीक। तो ध्यान देना, वही सेम नंबर, द सेम नंबर नंबर एंड एल्गोरिदम, मतलब चेक करने के लिए वही फंक्शन यूज भी होगा, एल्गोरिदम आर यूज्ड बाय, एल्गोरिदम आर यूज्ड बाय द आर यूज्ड बाय द सिक्योरिटी टोकन, जो भी सिक्योरिटी सिस्टम होगा, सिक्योरिटी टोकन ऑन द स्मार्ट कार्ड और सर्विस। जिस स्मार्ट कार्ड से आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, ठीक, उसका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो क्या करता है, उसी नंबर को और उसी एल्गोरिदम का यूज करके मैच कराता है, टू मैच एंड वैलिडेट, टू मैच एंड वैलिडेट, और बोलता है क्या है, सही है, मैच कराता बोलता है सही है, तो वन टाइम पासवर्ड एंड यूजर, द वन टाइम पासवर्ड एंड यूजर, ठीक है। इसका मतलब है कि ये पासवर्ड आपका भी बताता है कि आपका यूजर क्या है, सही, तो मतलब वैलिडेट करता है कि पासवर्ड भी सही है और यूजर भी सही है, क्योंकि उसी यूजर के पास मैसेज जाएगा जो वैलिड यूजर होगा, कोई और किसी के पास मैसेज जाएगा ही नहीं, ठीक है। बैंक वगैरह में क्या होता है, मोस्टली बैंक के हिसाब से तो अलग अलग होता है, लेकिन अगर आप 3 बार से ज्यादा गलत ओटीपी डाल देते हो कहीं पर भी, ठीक है, तो आपके कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाता है ना। जैसे आजकल कुछ बैंकों का क्या है, कुछ कुछ 4-5 बार होता है, लेकिन अगर आपने 3 बार लगातार रॉन्ग ओटीपी डाल दी तो आपके कार्ड को ऑनलाइन पेमेंट से ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक। तो ये भी थोड़ा जानते रहिएगा, कुछ कुछ बैंकों का सिस्टम है यहाँ पे, तो यहाँ लिख लीजिएगा। ये हो गया सभी का, इसको कर लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना आप लोग, ओके। चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा, इसका मेरा मतलब ये हुआ यहाँ पे, ऐसे समझो आप यहाँ से क्या कर रहे हो, आप यहाँ से ट्रांजेक्शन कर रहे हो, यार सर्वर पे कोई एक बंदा बैठा हुआ है सर्वर पे, ठीक, जैसे आप रिक्वेस्ट करते हो, जैसे आप क्या रिक्वेस्ट करते हो ट्रांजेक्शन के लिए, अपने अपने नंबर डाला, सारी कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाली, जैसे क्लिक करते हो, यहाँ पे सर्वर पे जो पर्सन बैठा हुआ है वो जनरेट करता है क्या, आपका यूनिक नंबर, ठीक है, तो आपके पास आता है, वो यूनिक नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल के पास आता है, जो भी है। इसके बाद यहाँ आप उसको क्या करते हो, एंटर करते हो, ये मैच कराता है, मैच कराने के बाद उसको पता चल जाता है कि यार ये जो मतलब ओटीपी वो भी सही है और जो यूजर है वो भी सही है ना, तो उसके बाद आगे अलाउ कर देता है जो भी सर्विस वगैरह। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 3 बार से ज्यादा आप क्या करते हो, कभी भी कोई पासवर्ड डालते हो, ठीक, या सॉरी ओटीपी डालते हो,
तो आपके कार्ड को ऑनलाइन पेमेंट से ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक, तो मोर देन 3 टाइम्स by entering more than 3 times by entering wrong OTP then the card will be blocked for online payment स्क्रीन नहीं दिख रही है? स्क्रीन नहीं दिख रही, एक मिनट रुको, क्यों नहीं दिख रही? अब देखिए, स्क्रीन अब दिख गया? ओके, अरे यार क्या प्रॉब्लम हो जाती है, चलिए ठीक है। ठीक है, तो ये OTP का सिस्टम है। और मैंने बोला हुआ था भी OTP वगैरह आएगी, कहाँ आएगी? आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगी। ठीक है, ओके, चलिए। तो यार OTP की बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो मैं OTP वगैरह सबके पास आता भी होगा, सब लोग जानते भी होंगे, तो मुझसे बताने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है QR कोड। क्या आता है? QR कोड ना। QR कोड आई थिंक सभी लोगों ने देखा भी होगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको स्किप करके स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो मैं चलता हूँ थोड़ा सा इसकी तरफ, 1 मिनट वेट करिएगा। QR कोड को आप सभी ने देखा होगा। चलिए, मैं नेट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये QR कोड से आजकल तो ऑलमोस्ट सारे काम हो जाते हैं। एक टाइप का आपका बार कोड की तरह ही होता है, लेकिन बहुत ही क्या होता है, अलग कोड होता है, जिसमें मतलब बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन भी होती है, जिससे तुम हम ट्रैक भी कर सकते हैं चीज़ों को ना। थोड़ा ओपन हो जाए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि QR कोड किसे बोलते हैं। क्विक रिस्पांस कोड ना, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पांस कोड। उसी के थ्रू चीजें इतनी फास्ट हो रही हैं, इसको स्कैन करो तो आपका सारा काम हो जाएगा। तो QR कोड, ठीक, तो आप ये जो देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो, ये सभी लोगों ने देखा होगा कि ये जो आप देख रहे हो, ये आपका क्या है? QR कोड ही, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप जो देख रहे हो, एक रेक्टेंगुलर टाइप के शेप बने होते हैं ढेर सारे, ठीक है। ये जो आपको कोड दिख रहा है, कैसा कोड है? QR कोड है। इस QR कोड को आप क्या करते हो? स्कैन कर लेते हो ना, स्कैन कर लेते हो मोबाइल वगैरह से या किसी भी स्मार्ट कैमरे वगैरह से। तो स्कैन करने के बाद क्या होता है कि आपको किसी भी चीज के बारे में, जिसका QR कोड बनाया गया होगा, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक, क्योंकि आजकल इन्फॉर्मेशन को QR कोड में ही स्टोर किया जाता है, QR कोड के फॉर्म में क्या किया जाता है? आपका स्टोर किया जाता है। ठीक, पहले आपने सुना होगा या आपने पढ़ा होगा बार कोड। क्या पढ़ा होगा आपने? बार कोड भी पढ़ा होगा। तो बार कोड जो होता था, हर प्रोडक्ट पे बार कोड लगा होता है। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे बार कोड की, तो QR कोड तो आपने देख लिया, आप आज हर शॉप पे लगे होते हैं, पेटीएम करते हो या फोन पे करते हो, QR कोड स्कैन करके करते हो। अगर बार कोड की बात करूं, यहाँ पे ध्यान देना, ये जो बार कोड होता है, ठीक है, वो कुछ ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा ना सभी लोगों ने। कोई आपके पास किसी भी टाइप का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के पीछे साइड में बुक, यहाँ तक बुक कॉपी सब पर किसी भी तरीके से यहाँ पे क्या लगा होता है? आपका बारकोड लगा होता है। ये बारकोड के बारे में, बारकोड के अंदर इंफॉर्मेशन होती है बुक के बारे में। अगर बुक का बारकोड बुक के बारे में है, अगर पैकेट पे लगा है तो नमकीन या बिस्कुट, तो नमकीन बिस्कुट वाली इन्फॉर्मेशन है। मतलब बस इसका सिंपल सा बात, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, किसके बारे में? बिस्कुट या फिर
जो भी आपके पास बुक वगैरह के बारे में इन्फॉर्मेशन है, ये है बारकोड। लेकिन इसी से मिलता-जुलता लगभग ये 2D होता है, लेकिन ये बारकोड क्या होता है, यहाँ पे ये देखिए 2D होता है, मतलब डायमेंशनल एक ही होता है यहाँ पे। लेकिन ये यहाँ पे क्या देखा हो जाए यहाँ पे 3D टाइप का क्या होता है, शेप होता है, इसका 3D टाइप का शेप होता है और ये जो होता है वो क्यूआर कोड। हाँ, बारकोड फ़ोन से स्कैन नहीं होता जी, वो तो सही है, बारकोड फ़ोन से स्कैन नहीं होता, उसके लिए अलग टाइप की मशीन आती है, इसका नाम होता है बारकोड स्कैनर, ठीक है? तो बारकोड स्कैनर की आपको ज़रूरत पड़ती है, बारकोड को स्कैन करने की। लेकिन जो आपके पास ये क्यूआर कोड होता है, उसके लिए कोई कैमरा चाहिए होता है, अलग से कोई स्मार्ट कैमरा चाहिए होता है, तो जाके क्या होगा वो स्कैन हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, जो क्यूआर कोड है, उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और साथ ही साथ आप में उसमें ऐसे-ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन होती हैं कि आप लोग मतलब कि यहाँ तक आप पता भी कर सकते हो, ट्रैक भी कर सकते हो कि कहाँ पे ये प्रोडक्ट है या कहाँ पे ये पर्सन है, मतलब जिसका वो बारकोड बनाया गया होगा, उसके बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप कहीं भी इंटरनेट इंटरनेट से ले सकते हो। लेकिन बारकोड में ऐसा फीचर नहीं था। बारकोड में आपके पास प्रोडक्ट होता तो आप वहाँ से स्कैन करके बताते हाँ, ये वैलिड है कि इनवैलिड इसके अंदर क्या-क्या है। लेकिन क्यूआर कोड में क्या होता है कि आप कहीं भी हो स्कैन करके ठीक है, भेज सकते हो क्योंकि वो ट्रैक भी करने का सिस्टम होता है ना? तो इस बात क्यूआर कोड से हम लोग क्या चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। तो बताइए एक चीज़ क्लियर हुई कि नहीं? एक आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बना होगा ना कि बारकोड क्या हो सकता है और क्यूआर कोड क्या होता है? क्यों? उसके बाद जो इसके फीचर हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं वन बाय वन। हुँ, चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे, थोड़ी इसको क्लियर कर दें। चलिए, देखिएगा क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है, पहली बात तो लिख लो आप लोग, क्विक रिस्पॉन्स कोड। इट स्टैंड्स फॉर क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्योंकि कहीं कोई इन्फॉर्मेशन आपको डालने की जरूरत नहीं, इसको स्कैन कर लो, पूरी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली क्या हो जाती है, मिल जाती है। इसलिए इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे लिख लीजिएगा सेम एज़ देखा जाए बारकोड ही होता है और इसको आई थिंक सर्च किसने किया था, कहाँ पे किया था, कभी भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? तो पहली बात तो एक चीज़ लिख लेना, क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड इज़ अ टाइप ऑफ बारकोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड इज़ अ टाइप ऑफ बारकोड दैट वाज़ इन्वेंटेड बाय ये क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है, मैं डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन है, लिखवा देता हूँ। इन्वेंटेड बाय डेंसो वेव नाम सुना क्या था? डेंसो वेव, इन्वेंटेड बाय डेंसो वेव इन 1994। 1994 में क्या डेवलप किया गया था? फॉर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इन जापान। फॉर द ऑटोमोटिव या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इंडस्ट्री इन जापान। मतलब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जिसमें मतलब मेनली ये है कि हम ये चाहते हैं ना कि सारा काम अपने आप हो जाए, मतलब बारकोड स्कैन कर लो अपने आप वर्क हो जाए। तो उसके लिए जो डेंसो वेव से नाम जरूर याद रखना है यहाँ पे, कोई पूछ लिया था एग्जाम में, जो डेंसो वेव जी ने क्या किया था 1994 में इन्वेंट किया था। बार टाइप का है ये कोड, ठीक है? बार कोड टाइप का है ये कोड, इसका नाम क्या था? क्यूआर कोड। अब आपको इस पे ढेर सारे स्क्वायर दिखेंगे, छोटे-छोटे ग्रिड दिखेंगे, लाइनें दिखेंगी, बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे ना, व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का, ठीक है? तो इससे आप स्कैन इसको कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, किसी भी इमेजिंग डिवाइस से या किसी भी कैमरा वगैरह से आप ये कर सकते हैं। और ये आपका एकदम 2D कोड होता है, ठीक है? मतलब लाइनिंग उनकी सिंगल नहीं रहेगा, 2D आपका टाइप का कोड होगा, टेबल के फॉर्म में मतलब स्क्वायर के फॉर्म में चीज़ से आपको दिखेंगी, ठीक? हुँ, तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, ये बारकोड होता है, मैं एक लाइन बारकोड के बारे में भी आपको लिखा दे रहा हूँ। बारकोड A barcode contains information
contains information about the item to which it is attached. मतलब कि आपका जो बार कोड होता है वो कंटेन करता है वो इंफॉर्मेशन उनके बारे में, उस आइटम के बारे में जिससे कि वो अटैच होता है. मतलब अगर बिस्किट में अटैच है तो लगा हुआ है तो बार कोड बिस्किट के बारे में, नमकीन में लगा तो नमकीन के बारे में, बुक में लगा तो बुक के बारे में, जिस चीज में लगा होगा उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन को रखता है कौन? आपका बार कोड. फॉर के बाद क्या लिखा है? कहाँ है फॉर के बाद क्या लिखा है? तो ठीक है, तृप्ति अभी करवा दे रहे हैं. फॉर कहाँ लिखा हुआ जी? फॉर ऑटोमेटिव लिखा हुआ है, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री. ठीक है, फॉर ऑटोमेटिव इंडस्ट्री ना. लेकिन जो हमारा क्यूआर कोड होता है वो क्या करता है? डेटा को कंटेन करता है. ठीक है, इससे हम डेटा को लोकेट कर सकते हैं, डेटा को ट्रैक कर सकते हैं, डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन के थ्रू. मतलब हमारे पास कोई वेबसाइट होगी उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ट्रैक भी कर सकते हैं. ठीक, तो यहाँ पे लिख लेना जो क्यूआर कोड होता है, क्यूआर कोड contains data, QR code contains data for a locator, जो लोकेट करना चाहता है, लोकेटर, आइडेंटिफायर एंड ट्रैकर दैट पॉइंट टू वेबसाइट और एप्लीकेशन. ठीक है, दैट पॉइंट्स टू वेबसाइट और एप्लीकेशन. मतलब किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है, आप क्या कर सकते हो? इसको ट्रैक कर सकते हो. बार कोड दैट वाज के बाद क्या लिखा है? बारकोड कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द आइटम टू विच इट इज अटैच्ड. यही लिखा हुआ है, बारकोड कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द आइटम टू विच इट इज अटैच्ड. और यहाँ पे लिखा है क्यूआर कोड कंटेन्स डेटा फॉर अ लोकेटर, कोई लोकेट करने वाला होगा, आइडेंटिफायर जो आइडेंटिफाई करने वाला, ट्रैकर जो ट्रैक करने वाला हो. ठीक है, इसके थ्रू किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन के थ्रू ना. ये सारी चीजें वहां पे होती हैं. क्यूआर कोड आप ये बोल सकते हो आजकल जो आइटम वगैरह क्या होते हैं पता चल जाते हैं कहाँ पे हैं. ठीक है, वो सब क्यूआर. और क्यूआर कोड भी क्या करता है? क्यूआर कोड में बहुत सारे आपके पास क्या होते हैं? इन्फॉर्मेशन होती है, स्क्वायर के फॉर्म में होता है क्यूआर कोड. ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, आप सब देख चुके हैं, आपने खुद देखा हुआ क्यूआर कोड के बारे में. एक पॉइंट में और आपसे बोल सकता हूँ यहाँ पे कि कुछ ब्लैक स्क्वायर्स होते हैं क्यूआर कोड के अंदर, ब्लैक स्क्वायर्स होते हैं जो ये क्या है, स्क्वायर ग्रिड में अरेंज होते हैं. वाइट बैकग्राउंड होता है, मोस्टली वाइट बैकग्राउंड नहीं होता है. ठीक है, जो किसी कैमरा या किसी डिवाइस के थ्रू क्या होता है? रीड किया जा सकता है ना. एक पॉइंट और यहाँ पे जरूर लिख लेना, ये स्क्रीनशॉट इसका ले लो, अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट ले लो आप. अब मैं कहूँगा एक पॉइंट और यहाँ पे लिख लेना. ठीक है, देखो कितना क्यूआर कोड क्यूआर कोड कंसिस्ट ऑफ ब्लैक स्क्वायर arranged in a square grid, arranged in a square grid. ग्रिड का मतलब होता है टेबल टाइप का ना, जैसे अभी आपने देखा था यहाँ पे कि बहुत सारे अरेंज थे ऑन ऑन अ वाइट बैकग्राउंड, ऑन अ वाइट बैकग्राउंड. ओके, विवेक भी ले लेना. ऑन अ वाइट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड व्हाइट होता है, अभी आपने देखा भी था. ठीक है, कि इसका जो आपका क्या होता है क्यूआर कोड होता है उसका बैकग्राउंड क्या होता है? व्हाइट होता है ना.
which is या which can be read by QR can be read by can be read या scan by imaging devices जो आपके पास इमेज रिलेटेड इमेजिंग डिवाइसेस आर कैमरा। ठीक है, इसको हम इसी से क्या कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, बाकी किसी चीज से स्कैन वगैरह नहीं कर सकते। ठीक, चलिए, तो आपको एक चीज समझ में आपको आ गई होगी क्यूआर कोड क्या होता है ना, वो सारी चीजें, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए, अब ये 2 पॉइंट पढ़ने के बाद हम लोग यहाँ बात करते हैं, जैसे आगे मैंने आपको सिलेबस लिखवाया था, उसमें मैंने आपसे बताया हुआ था कि एनईएफटी क्या होती है, आरटीजीएस क्या होता है, पेमेंट गेटवे क्या होता है, मतलब बहुत सारी चीजें, ई वॉलेट क्या होता है, पेटीएम क्या होता है, बहुत सारी चीजें डिस्कशन करना था। उससे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं इंटरनेट बैंकिंग की। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग अगर आपको समझ आ गया तो उसके अंदर एनईएफटी, आरटीजीएस वगैरह सबके सब आते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग जो होता है, इसे हम नेट बैंकिंग भी बोलते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है ना, जो इनेबल करता है कि कस्टमर को, या कि किसी बैंक के कस्टमर को, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के कस्टमर को, कि वो अपना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, दोनों को इंटरनेट का यूज करके वो कर सकता है, उसको बैंक जाने की जरूरत नहीं। तो इंटरनेट बैंकिंग एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है जो ये इनेबल करता है कि जो बैंक के कस्टमर हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के क्या है कस्टमर्स हैं, वो अपनी ट्रांजेक्शन को, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल हो, किसी भी टाइप के ट्रांजेक्शन को करना चाहें तो इंटरनेट का यूज करके कर सकते हैं, उन्हें कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। उसे हम लोग क्या बोलते हैं यार, इंटरनेट बैंकिंग। ठीक, अब जैसे मेरा कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे, जैसे मैं बात अगर करूंगा यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, और आजकल मोस्टली लोग यूज कर रहे हैं इंटरनेट बैंकिंग ही यूज कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि यार मोस्टली होता क्या है, स्क्रीन क्यों रुक जा रहा है, कौन सी स्क्रीन, ये वाली स्क्रीन दिख नहीं रही आपको जिसपे मैं इंटरनेट बैंकिंग लिख रहा हूँ, ये दिख रही कि नहीं आपको? ठीक है, सही तो है। चलिए, मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 ट्रांजेक्शन होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या होता है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन एक होता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जैसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में वो चीजें आ जाएंगी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में वो चीज, जैसे आप जहां पे आप पैसा ट्रांसफर करते हो, जहां पे फंड ट्रांसफर होता है, जहां पे फंड ट्रांसफर होता है, जैसे आप विथड्रा कर रहे हो, किसी को फंड ट्रांसफर कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, विथड्रा कर रहे हो, निकाल रहे हो पैसा, या फिर डिपॉजिट कर रहे हो, पैसा जमा कर रहे हो, किसी को दे रहे हो, या बिलिंग कर रहे हो, किसी भी टाइप की आप बिलिंग कर रहे हो। ठीक है, चाहे आप मर्चेंट बिलिंग कर रहे हो, मतलब कोई भी बिलिंग कर रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, सामान खरीद रहे हो, ये सब आते हैं ट्रांजेक्शन। लेकिन नॉन ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब ये होता है यहाँ पे कि जैसे आप यार अपना बैलेंस चेक कर रहे हो, तो यहाँ कोई फंड ट्रांसफर थोड़ी हो रहा है, बैलेंस चेक कर रहे हो, आप मिनी स्टेटमेंट निकाल रहे हो, पूरे महीने का क्या आया मेरा हिसाब किताब। ठीक है, मिनी स्टेटमेंट आप निकाल रहे हो। इसके अलावा आप लोन की अवेलेबिलिटी चेक कर रहे हो कि मेरे अकाउंट पे कोई लोन मिल सकता है क्या, ये सब आप चेक कर रहे हो। ठीक, तो ये जो सारी चीजें की हो गई, ये सारी सारी चीजें, ये सब क्या है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, क्योंकि यहाँ कोई पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है, सिर्फ आप क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो या चीजों को देख रहे हो। लेकिन अगर इनमें से दोनों में से किसी भी टाइप की चीजें करनी हो, चाहे फंड ट्रांसफर करना हो, चाहे पैसा जमा करना हो, विड्रॉ करना हो, बिलिंग करनी हो, कोई भी काम करना हो, इसके अलावा भी आपको चेक करना हो, मिनी स्टेटमेंट निकालना हो, लोन अवेलेबिलिटी चेक, ये सब करना है, तो आपको आपको ये जो सिस्टम है इंटरनेट बैंकिंग इनेबल करता है कि आप बिना बैंक गए ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका इंटरनेट बैंकिंग।
एक पॉइंट यहाँ पे जरूर लिख लेना आप लोग यहाँ पे, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग हम कई नामों से जानते हैं। जैसे आपका यहाँ पे हो गया नेट बैंकिंग, सिंपल जगह तो कुछ लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेट बैंकिंग, और कुछ लोग बोलते हैं ऑनलाइन बैंकिंग। कुछ लोग क्या बोलते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब जैसे देखिएगा, तो लिखिएगा यहाँ पे इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, it is an electronic payment system that enables the customers of that enables the customer of the customer of a bank make financial or non-financial transactions via the internet, via the ठीक है। तो ये अगर वही बोला गया कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है जिससे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो चाहे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, अगर आप इंटरनेट के थ्रू करते हो तो वो आ जाएगा इंटरनेट बैंकिंग। और मैंने बता दिया फाइनेंशियल का मतलब होता है जो फंड ट्रांसफर हो रहा है, जहां भी आपको लगता है फंड ट्रांसफर हो रहा है वो आपका फाइनेंशियल है, जहां आपको लगता है फंड ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो आपका नॉन फाइनेंशियल है। मैंने दिखा दिया दो दो चार चार एग्जाम्पल यहाँ पे फाइनेंशियल क्या होता है और नॉन फाइनेंशियल क्या होता है। बताइए, आई होप यहाँ तक चीजें तो क्लियर ही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, क्या पूछ रहे हो, ट्रांजेक्शन के बाद क्या लिखा है, ट्रांजेक्शन के बाद क्या लिखा है, ट्रांजेक्शन वाया वी आई ए वाया मतलब के थ्रू, वाया द इंटरनेट, वाया द इंटरनेट। ठीक है, आई होप ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली किसी टाइप की आप लोगों को। और आप लोग यहाँ पे खुद ही देखोगे, कुछ लोग किए भी होंगे कुछ लोग नहीं किए होंगे, देख लेना, जो कुछ लोग किए हैं उनकी तो बात अलग है। ठीक है। हम्म अब जैसे मेरा कहने का मतलब यही है कि अभी आपको फंड ट्रांसफर करना हो तो आपको बैंक जाना पड़ता है, डिपॉजिट करना हो, ऑनलाइन बिल पे करना हो, ठीक है, किसी ये मर्चेंट पेमेंट होती है, आप शॉपिंग करने जाते हो, मतलब ये सारे काम कर सकते हो आप इंटरनेट बैंकिंग से। लेकिन इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटीज को वही यूज कर सकता है, वही इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन यूज कर सकती है जो रजिस्टर्ड हो ऑनलाइन बैंक, मतलब बैंक में ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग इनेबल होना चाहिए। अगर इनेबल होगा तो नहीं कर पाएगा। इसके लिए बहुत जरूरी कुछ नहीं है यार, आपके पास एक एक्टिवेट बैंक अकाउंट होना चाहिए, और सिंपल सी बात है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या बैंक में आपका एक एक्टिव अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जैसे आप रजिस्टर होने हो जाएंगे ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी, इस बात क्या कर सकते हैं, आपको बैंक को विजिट करने की जरूरत नहीं है, जब भी आप चाहें बैंकिंग सर्विसेज को अपने पास से ही कर सकते हैं, या उसको जो भी सर्विस वगैरह है वो आप ले सकते हैं। आपको बैंक बार बार जाने की जरूरत, छोटे छोटे कामों के लिए जाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। मोस्टली आजकल तो लगभग सारा काम क्या हो चुका है, बैंक ऑनलाइन ही कर दी कि आप सारा काम खुद ही कर लो। ठीक है, तो अब वो सारे काम का मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, क्या फायदे क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, सिक्योर तो होता, हाँ सिक्योर भी होता है, जी जी सिक्योर होता है। ठीक है, और ये क्योंकि सिक्योर इसलिए होता है कि जब आपको ये ट्रांजेक्शन करने को बोला जाएगा तो आपको यूजर नेम दिया जाएगा, पासवर्ड दिया जाएगा, ठीक है, उसके अलावा कस्टमर आईडी वगैरह होगी, ठीक, एमपिन मतलब ट्रांजेक्शनल पासवर्ड होंगे, बहुत सारी चीजें आपको दे दी जाती है जिससे कि बहुत सब चीजें क्या रहे, आसान रहे, सिंपल रहे। चलिए, तो इंटरनेट बैंकिंग तो बहुत एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है थोड़ा सा, क्या फीचर होते हैं इसके, क्या क्या आप कर सकते हो, क्या क्या सर्विसेज होती हैं जो पोर्टल पे अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हो, क्या एडवांटेज होते हैं, इन सब पे हम फोकस करेंगे नेक्स्ट क्लास में ना। ठीक है, कैसे रजिस्टर करेंगे इंटरनेट बैंकिंग के लिए, उसके लिए क्या करना होगा, वो सब आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, जैसे भी करना चाहो, लेकिन आपको बैंक एटलीस्ट एक बार जाना होगा। अगर आपको ऑनलाइन बैंकिंग के लिए क्या करना है, अप्लाई करना है, तो आपको एक बार बैंक जाना पड़ेगा। ठीक है, ममता मुझे मैसेज कर, आपने किया हुआ, मैं अभी सेंड कर दूंगा। ठीक है, आपने मैसेज मुझे किया हुआ, ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। और बाकी जिसका भी मैसेज आया होगा मैं उसको आज सेंड करूंगा ना, क्योंकि मैं कल तक नहीं था यहाँ पे, ठीक है, इस वजह से नहीं हो पाया। ओके, थैंक यू।
लोन अवेलेबिलिटी के ऊपर क्या, चलो कल देखना भाई प्रगति, मिनी स्टेटमेंट होगा प्रगति, मिनी स्टेटमेंट होगा।